हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू टारगेट आईएएस। तो मैं आपको बता रहा था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने पर वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो आपको समझ में आ गया लॉजिक। मैंने आपको दो तरीके से समझा दिया, ठीक है। एक तो मैंने डिराइव करके और दूसरा कैसे मैंने लॉजिकली ग्राफ से समझाया है ना। क्योंकि टीएस जो डायग्राम होता है उसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइनें डाइवर्ज होती हैं ना, उसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइनें होती हैं वो दे गेट डाइवर्स्ड राइट एट सुपर हीटेड रीजन। इतनी बात समझ आ गई? ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आपको समझ आया किस तरीके से वर्क का जो वर्क इनपुट होता है टू द कंप्रेसर इंक्रीजेज एज सुपर हीट इंक्रीजेज, है ना। एज द डिग्री ऑफ सुपर हीट इंक्रीजेज द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इंक्रीजेज। इसीलिए भी माय डियर सीओपी जो है दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो सीओपी पे क्या असर पड़ेगा कुछ कह नहीं सकते माय डियर, क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बढ़ ही रहा है, साथ में वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है। सो देयरफॉर हम लोग जज नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि सीओपी पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। बट हाँ ये जरूर है कि मास फ्लो रेट थ्रू द रेफ्रिजरेंट विल इंक्रीज डेफिनेटली, ठीक है। बात वर्क इनपुट बढ़ेगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो सीओपी का हम कुछ इनडायरेक्टली नहीं कह सकते, राइट। ओके देखिए, वर्क जो है इनपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनलेट टेम्परेचर। ये मैंने डिराइव आपको करा दिया है, ठीक है, प्रूफ है। नाउ यू कैन लुक इनटू दिस प्रूफ, राइट। आई हैव ऑलरेडी मेड यू, मैंने इसको आपको प्रूफ ऑलरेडी करा दिया है ना। ये देखिए यही एक्सप्रेशन निकल के आ रहा था, एन अपॉन एन माइनस वन एम आर टी वन माइनस पी हायर अपॉन पी लोअर, या फिर कंडेंसर अपॉन इवेपोरेटर प्रेशर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन। ये पॉलीट्रॉपिक के लिए, और अगर आइसेंट्रोपिक होता तो यहाँ पे गामा आ जाता है ना। तो देयरफॉर वर्क इनपुट इज अ सोल फंक्शन ऑफ इनलेट टेम्परेचर। इतनी बात समझ आई माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ एज पर द कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इतनी बात समझ आई? ओके सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सुपर हीटिंग? फाइनली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इफ सुपर हीट अकर्स इन द इवेपोरेटर। माय डियर ध्यान रखिएगा, अगर सुपर हीट मान लीजिए हीट एक्सचेंजर में होता है तब तो फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपन देखेंगे। लेकिन अगर अपना जो सुपर हीटिंग है वो इवेपोरेटर में ही हो रहा है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। बात समझ आई? और वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ इनलेट टेम्परेचर। बात समझ आ रही है? सीओपी क्या होगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट माय डियर एक और इफेक्ट देखते हैं हम लोग, केस 3 दैट इज सब कूलिंग। हमने पहले सुपर हीट किया, अब जरा देखते हैं सब कूलिंग का क्या असर पड़ता है, ठीक है। सब कूलिंग में देखिए माय डियर, सब कूलिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द टेम्परेचर बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर बिलो सैचुरेटेड लिक्विड। समझ गए? तो अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, जब कंडेंसर से बाहर निकले तो क्या हुआ, आइडियली इट शुड बी कमिंग आउट एज सैचुरेटेड लिक्विड, तो वो 3 पॉइंट पे है। तो जो ग्राफ बनता है 1 2 3 4 है ना। बट अपॉन सब कूलिंग, अगर हमने एक सब कूलर लगा दिया, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड कर दिया, दैट इज सब कूलर। सब कूलर ऐड करने से क्या हुआ कि आपने क्या करा, जो लिक्विड निकला, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, उसको आपने सब कूल कर दिया बिलो सैचुरेशन टेम्परेचर, राइट। सो द नाउ अब टीएस डायग्राम कैसे बनेगा, 1 2 3 डैश 4 डैश, है ना। पहले था 1 2 3 4, अब क्या बना 1 2 3 डैश 4 डैश। तो देखिए पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना था, H1 माइनस H4, अब जाके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो जाएगा, H1 माइनस H4 डैश। तो क्या लगता है माय डियर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा, कम हुआ, क्या हुआ, बढ़ गया ना। सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हैज गॉट इंक्रीज्ड। व्हाट अबाउट द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर? क्या वर्क इनपुट पे कुछ असर पड़ा? नो माय डियर, वर्क इनपुट तो वही का वही रहा, सो इट इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट अबाउट सीओपी, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, इस पे कोई असर पड़ा? नहीं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया, तो ओवरऑल सीओपी पे क्या असर पड़ा, इंक्रीज्ड, इट हैज गॉट इंक्रीज्ड, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कुछ फर्क पड़ेगा? नो, अगेन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन माय डियर देखिए कंडेंसर प्रेशर इवेपोरेटर प्रेशर सेम रखा हुआ है हमने, ठीक है ना, हमने इन दोनों को सेम रखा हुआ है। और दूसरी बात आप वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का याद कीजिए फॉर्मूला 1 + C - C पी कंडेंसर अपॉन पी इवेपोरेटर की पावर 1 अपॉन n, तो वो सब कांस्टेंट है। तो देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी सक्शन जो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 1, कंप्रेसर के इनलेट पे जो सक्शन स्पेसिफिक वॉल्यूम है दैट इज नॉट चेंजिंग, वो तो वही है, इसीलिए भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वही रहेगी, ठीक है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सब कूलिंग एडवांटेजेस है फिर भी, बिल्कुल
सब कूलिंग डेफिनेटली एडवांटेजेस है, ठीक है। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक हमने बात की, देखिए सब कूलिंग की, है ना। सब कूलर होता है जो कि क्या करता है, लिक्विड को कूल करता है बिलो सैचुरेशन टेम्परेचर। अब माय डियर एक और एक एक्स्ट्रा डिवाइस यूज होती है विच इज कॉल्ड एज फ्लैश चैम्बर। सो नाउ वी विल सी द यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर इन VCRS, दैट इज इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि फ्लैश चैम्बर होता क्या है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लैश चैम्बर रिलेटेड कन्वेंशनल क्वेश्चन कभी नहीं आए, है ना। बस हमें सिर्फ सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, फ्लैश चैम्बर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। वी शुड नो द सिग्निफिकेंस, और फ्लैश चैम्बर लगाने से क्या होता है, क्या हमें फायदा होता है, ठीक है। गॉट दी पॉइंट। बट आपको उसको डिटेल में नहीं जाना, अदरवाइज वैसे तो इसके बेसिस पे फ्लैश चैम्बर पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं कन्वेंशनल पे, है ना, लंबे, बट वो कभी पूछे नहीं गए इंजीनियरिंग सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी नहीं पूछे गए, तो इसलिए हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ हमारा मकसद क्या है, फ्लैश चैम्बर को समझना और फ्लैश चैम्बर लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। तो पहले समझते हैं फ्लैश चैम्बर क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज फ्लैश चैम्बर माय डियर? देखिए फ्लैश चैम्बर इज अ डिवाइस which is used to separate the liquid particle from the mixture of refrigerant at the entry of the evaporator. देखिए my dear, you know very well, जब आप कंडेंसर से बाहर निकले तो फिर आप कहाँ पहुंचे, थ्रॉटलिंग में ना, एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन जब हुआ माय डियर, तो सैचुरेटेड लिक्विड से, चाहे आप सबकूल्ड की बात करें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर थ्रॉटलिंग? आफ्टर थ्रॉटलिंग माय डियर वो कन्वर्ट हो जाता है मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। ऑफकोर्स उसमें लिक्विड ज़्यादा होगा, वेपर कंटेंट कम होगा, बट अगेन उसके अंदर थोड़ा बहुत वेपर कंटेंट रहेगा। नाउ बेसिकली फ्लैश चैम्बर क्या होता है? फ्लैश चैम्बर यही काम करता है माय डियर। फ्लैश चैम्बर क्या कर रहा है, आपके लिक्विड और वेपर को कर रहा है सेपरेट, ठीक है। और माय डियर पहले क्या हो रहा था, पहले लिक्विड और वेपर का मिक्सचर जाता था इवेपोरेटर के अंदर। अब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वेपर को जो है हटा दिया है और सिर्फ लिक्विड को वो अलाउ करता है टू एंटर इनटू द इवेपोरेटर। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जो है वेपर को तो साइड कर रहा है और लिक्विड को क्या कर रहा है, सिर्फ लिक्विड को अलाउ कर रहा है टू पास थ्रू द इवेपोरेटर। क्योंकि माय डियर इवेपोरेटर में होना क्या है, इवेपोरेशन होना है ना, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना है। अब जो ऑलरेडी वेपर है तो उसको पास कराने की क्या जरूरत है इवेपोरेटर में से ना। तो माय डियर अननेसेसरी हो क्या रहा है कि इवेपोरेटर का जो साइज है ना वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इवेपोरेटर का साइज कहीं ना कहीं मास फ्लो रेट पे डिपेंड करता है ना। जितना ज़्यादा मास फ्लो रेट है उतना ही डिवाइस का मास साइज होता है, डिफाइन होता है ना उसी से साइज। HMT में भी आपने पढ़ा है, अरे समझे। तो कहीं ना कहीं इवेपोरेटर का साइज बढ़ रहा है ना। अगर इवेपोरेटर का मुझे साइज थोड़ा कम करना है तो कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि फ्लैश चैम्बर लगा देते हैं कि अननेसेसरी जो उसके अंदर से वेपर गुजर रहा है उस वेपर को हम जाने नहीं देंगे। क्योंकि वैसे ही माय डियर वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, तो ये ज़्यादा स्पेस घेरता है, समझ रहे हैं। लिक्विड के बजाय वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेगा, वो अननेसेसरी का स्पेस भी घेरेगा। तो इसलिए टू रिड्यूस द स्पेस, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द इवेपोरेटर, इवेपोरेटर का साइज कम करने के लिए हमने क्या करा, वेपर को ही हटा दिया। क्योंकि वेपर को इससे पास कराने का मतलब ही नहीं है, वो ऑलरेडी वेपर है। हमें तो इवेपोरेट कराना है लिक्विड को, ठीक है। तो हमें सिर्फ लिक्विड पास कराना है। अब लिक्विड और वेपर को सेपरेट करने का जो डिवाइस है दैट इज नथिंग बट फ्लैश चैम्बर। तो फ्लैश चैम्बर का मकसद क्या होता है, सो एज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द इवेपोरेटर बाय नॉट अलाउिंग द वेपर टू गो थ्रू इट। सिर्फ क्या जाएगा, लिक्विड जाएगा, है ना। तो ये लिखा हुआ है which separates the liquid particle from the mixture of refrigerant at the entry of the evaporator. My dear evaporator का ध्यान रखिएगा, and it allows only the liquid particle to enter, ठीक है, to enter into the evaporator which results in reduction of क्या, size of evaporator। ऐसा क्यों my dear? ऐसा इसलिए क्योंकि I have reduced the mass flow rate through the evaporator। कहीं ना कहीं मैंने क्या करा है, मास फ्लो रेट को रिड्यूस कर दिया है थ्रू द इवेपोरेटर। माय डियर पूरे सिस्टम की बात नहीं है, आप ये मत सोच रहे पूरे सिस्टम में मास फ्लो रेट कम हो गया, ऐसा नहीं। मास फ्लो रेट वही चल रहा है, बट इवेपोरेटर के थ्रू जो मास फ्लो रेट जा रहा है अब वो रिलेटिवली कम जा रहा है, क्योंकि अब उसमें से सिर्फ लिक्विड जा रहा है ना। वेपर को हमने हटा दिया है तो मास फ्लो रेट हो गया कम थ्रू द इवेपोरेटर ओनली। पूरे सिस्टम में वही चल रहा है। तो अब रही बात, आप सोच रहे हैं सर तो फिर वो जो वेपर है उसका क्या हुआ। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर फिर वो जो वेपर आपने हटाया, माय डियर उसको हटाया नहीं,
वो यूज होगा, ऐसा नहीं उसको फेंक दिया, वेपर को अलग करके फेंक दिया, ऐसा नहीं है। देखिए वो ऑलरेडी जो वेपर है वो सैचुरेटेड वेपर में प्रेजेंट है ना, तो उसको हम लोग कंप्रेसर में भेजेंगे डायरेक्ट, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द इवेपोरेटर। तो वो जो वेपर है माय डियर, वेपर को सेपरेट करके हम कहाँ भेज देंगे, डायरेक्ट कंप्रेसर के अंदर। बिल्कुल, उसको हम लोग डायरेक्ट कंप्रेसर के अंदर भेज देंगे। बात समझे? अरे बात समझे कि नहीं? ठीक है, इसका मैं एक काम करता हूं, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा। डायग्राम बनाते हैं पीएच, या चलो टीएस बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैंने 3 लाइनें ड्रॉ की है। देखिए सबसे ऊपर वाली जो लाइन है दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू द कंडेंसर प्रेशर, सबसे नीचे वाली लाइन इवापोरेटर प्रेशर, और जो मैटर बीच का है, ऐसा नहीं कि इन दोनों का जस्ट बीच का है, राइट, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। सो दैट इज व्हाट प्रेशर कोरिस्पॉन्डिंग टू द फ्लैश चेंबर। तो जो माय डियर फ्लैश चेंबर का जो प्रेशर होता है ना, वो इन दोनों के कहीं बीच में होता है, एग्जैक्टली मिडिल में नहीं कह रहा मैं, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। ठीक है, चलिए अब हो क्या रहा है, देखो अगर मैं फ्लैश चैम्बर ना लगाऊं तो देखो आइडियली क्या होता, ध्यान से सुनना। तो क्या होता, जैसे कंडेंसर से बाहर निकले, कंडेंसर से बाहर किस फॉर्म में निकलेगा, यस किस फॉर्म में निकलेगा, सैचुरेटेड वेब लिक्विड। अब सैचुरेटेड लिक्विड का जब थ्रॉटलिंग कराओगे तो ये ऐसे जाएगा ना, राइट। अच्छा माइटर में सारा डॉटेड कर्व बना रहा हूं, डॉटेड में तब बना रहा हूं, डॉटेड का मतलब होता है जब मैं फ्लैश नहीं बना रहा हूं ना, या फिर एक काम करते हैं, चलिए ड्रॉ कर लेता मैं तो नॉर्मल, ठीक है। तो मैं पहले केस बना रहा हूं, तब बना रहा हूं जब मैं कोई फ्लैश चैम्बर नहीं लगा रहा, समझ रहे? तो नॉर्मल वीसीआरएस हो जाएगा ना, ये इवेपोरेटर है, फिर ये कंप्रेसर है, राइट, और फिर ये क्या है, कंडेंसर। तो ये ऐसे बनता, अरे इतनी बात ठीक है, ये ऐसे बनता कि नहीं? अरे अगर मैं फ्लैश चैम्बर नहीं लगा रहा हूं तो ऐसे बनता कि नहीं, बताइए बताओ। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब माय डियर, अब मैं फ्लैश चैम्बर ले आया। अब देखो फ्लैश चैम्बर लाने से क्या हो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगेन सक्शन में, कंप्रेसर के सक्शन में क्या, सैचुरेटेड वेपर कंप्रेस किया, आइसेंट्रोपिक कर लिया मान लो, तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कराया, उसके बाद कंडेंसर से पास कराया, ठीक है। कंडेंसर से पास कराते ही पहुंच गए सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन, ठीक है, 3। अगर फ्लैश चैम्बर ना होता तो यहां से सीधा थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता, कहां तक, किस प्रेशर तक पहुंच जाते, डायरेक्ट इवेपोरेटर प्रेशर। बट माय डियर हमने क्या किया, थ्रॉटलिंग कराई यहां तक, कहां तक, सिर्फ फ्लैश चैम्बर टेम्परेचर तक कराई। उसके बाद माय डियर हमने किया, यहां पर फ्लैश चैम्बर आ गया है ना, अब फ्लैश चैम्बर क्या करेगा, लिक्विड को और वेपर को अलग अलग करेगा। अरे यहां तक ठीक है, लिक्विड और वेपर को करेगा अलग अलग, समझे बात? समझ ही नहीं रहे हैं, चलो मैं काम करता हूं, इसमें मर्ज नहीं कराते, अलग से डायग्राम बनाते हैं। चलिए देखो देखो, कोई इशू नहीं है। ये तब है जब आप फ्लैश चैम्बर नहीं लगा रहे। अब फ्लैश चैम्बर लगाते हैं तो क्या होता है, अब देखो फ्लैश चैम्बर लगा रहे तो अब देखना, अगेन यहां पर अब 3 प्रेशर होंगे, कंडेंसर, इवेपोरेटर एंड देन फ्लैश चैम्बर प्रेशर, है ना। कंप्रेस कराया, ठीक है, ओके फाइन, राइट। तो ये माय डियर, अब एक बात बताओ, सुनो बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर, चलो ऐसा करते, 1 मिनट रुको, यहां देखो, चलो इधर आ जाओ सीधा। ये थ्रॉटलिंग का स्टार्टिंग है ना, थ्रॉटलिंग, तो कराई अपन ने थ्रॉटलिंग, कहां पहुंच गए अपन, अब पहुंच गए फ्लैश चैम्बर के प्रेशर पे। अब फ्लैश चैम्बर पे अगर पहुंच गए, फ्लैश चैम्बर क्या करेगा, दोनों को सेपरेट, लिक्विड और वेपर को करेगा सेपरेट, ठीक है। अब जो माय डियर वेपर है, देखो लिक्विड को सेपरेट करा तो अपन पहुंच गए यहां, ठीक है। जो लिक्विड था वो बन गया सैचुरेटेड लिक्विड, है ना, क्योंकि माय डियर जब लिक्विड और वेपर का मिक्सचर बनता है तो दोनों ही किस कंडीशन पे होते हैं, सैचुरेटेड। तो लिक्विड भी सैचुरेटेड है और वेपर भी सैचुरेटेड है, क्योंकि दोनों किस पर है, इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसीलिए जो ये बनता है लिक्विड, जो अलग हुआ वो भी क्या सैचुरेटेड पे है, और ये जो वेपर है ये भी क्या सैचुरेटेड वेपर। तो जब लिक्विड को सेपरेट किया तो आप यहां पहुंच गए। अब माय डियर ये जो लिक्विड बना, ठीक है, ये जो अब लिक्विड बना, ठीक है, इसको फिर आप क्या करेंगे, और आगे देखिए माय डियर, ये एक्चुअल में देखिए मैं आपको बताता हूं, जब अपन फ्लैश चैम्बर लगाते हैं, जब अपन फ्लैश चैम्बर इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो उस केस में आप लोगों को मल्टीपल कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है,
ठीक है, उस केस में एक कंप्रेसर से काम नहीं चलता, क्योंकि अब देखो हो क्या रहा है कि अब आपके पास आपने मास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, मास को आपने अलग कर दिया। पहला जब आपने फ्लैश चैम्बर लगाया तो उस केस में आपने लिक्विड और वेपर को अलग कर दिया, ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि यहां से जब वेपर जाएगा, वेपर इधर चला जाएगा सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, तो उसको कंप्रेस करने के लिए मुझे कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। फिर आप जो लिक्विड आपने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, जो आपने लिक्विड इंट्रोड्यूस किया, मतलब जो लिक्विड आपने अलग किया, वो लिक्विड को आपको फिर से कराना पड़ेगा थ्रॉटल जब कराएंगे तो फिर आप यहां पहुंचेंगे। फिर जो मतलब बचा हुआ मास है ना, एक मास तो इधर चला गया वेपर, बचा हुआ मास था लिक्विड, तो वो इधर जाके थ्रॉटल हो गया ना। थ्रॉटल होने के बाद में फिर यहां पर आ जाएगा इवापोरेटर, ठीक है, यहां पर इवापोरेटर। फिर यहां पर जाकर के फिर आपको एक और कंप्रेसर लगाना पड़ेगा जो आपको यहां तक कंप्रेस करके देगा, ठीक है। चलिए दोबारा बनाते हैं इसको, देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, दोबारा बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, देखिए, ठीक है, ये है। तो एक काम करते हैं, 3 प्रेशर लाइन बनाते हैं। ये प्रेशर लाइन बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये 3 मैंने क्या बनाई, कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, ठीक है, ऑन टीएस, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। तो आप यहां पर पहुंच गया ना, ये क्या है आपका कंडेंसर। कंडेंसर से जब आप बाहर निकलेंगे इन दी फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, तो सैचुरेटेड लिक्विड का आपने क्या करा है, थ्रॉटलिंग, एक्सपेंशन करा दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया, फ्लैश चैम्बर। ये क्या है, फ्लैश चैम्बर। अब फ्लैश चैम्बर का काम क्या है, अलग करना लिक्विड और वेपर को। तो लिक्विड चला जाएगा इधर और वेपर चला जाएगा इधर, ठीक है। तो सैचुरेटेड यहां पर है लिक्विड, राइट। तो सैचुरेटेड लिक्विड अगेन कहां पहुंचेगा, नेक्स्ट थ्रॉटलिंग डिवाइस में ना। तो यहां पर बेसिकली 2 थ्रॉटलिंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगेन जो थ्रॉटलिंग डिवाइस है क्या करेगा, जो बचा हुआ मास था लिक्विड का, जो बचा हुआ मास था लिक्विड का, वो क्या करेगा, उसको फिर थ्रॉटल कराएगा। कहां तक, इवेपोरेटर प्रेशर तक डिक्रीज कराएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इवेपोरेटर, और इवेपोरेटर के अंदर फिर ये इस तरीके से जाएगा, राइट। गॉट द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। नाउ यहां से आपने इसको कराया कंप्रेशन, यहां पर एक कंप्रेसर लगा हुआ है C1, है ना। तो वो क्या करेगा, इवेपोरेटर प्रेशर से आपके इंटरमीडिएट जो फ्लैश चैम्बर वाला प्रेशर है वहां तक कंप्रेस करेगा इस तरीके से, ठीक है, राइट। तो माय डियर अब आप ध्यान से सुनना, यहां से कौन सा मास आ रहा है, जो लिक्विड था, ध्यान है, इधर लिक्विड था, जो लिक्विड था पहले यहां आ रहा है ना, और यहां पर जो वेपर था वो जो अलग हुए ना, लिक्विड अलग हुआ, वेपर अलग हुआ। तो लिक्विड जो अलग हुआ वो ऐसे गया, ठीक है, लिक्विड बाद में वेपर बन गया सैचुरेटेड में, फिर उसको हमने C1 कंप्रेसर से कंप्रेस किया, ठीक है, बात समझ में आ रही। और वहीं यहीं पर फ्लैश चैम्बर में लिक्विड अलग हुआ था और एक वेपर अलग हुआ। तो ये वेपर अलग हुआ माय डियर, ये वेपर जो है, ये वेपर तो क्या है, सैचुरेटेड वेपर है, राइट, ठीक है, ये वेपर है, सैचुरेटेड वेपर। तो आपको समझ में आ रहा है, इधर इस पॉइंट पे आके दो मासेज आ रहे हैं, ठीक है, 2 मास आ रहे हैं इस पॉइंट पे आगे। एक तो मास आ रहा है कंप्रेस होके, C1 से कंप्रेस होके आ रहा है जो कि वेपर है, और एक वेपर है जो अलग हुआ था यहां पर, समझ रहे हैं, यहां पर 2 मासेज हैं, समझ में। तो अब चूंकि 2 मासेज आ रहे हैं तो उनको कंबाइन करना भी तो जरूरी है। तो माय डियर कंबाइन करने के लिए हम एक मिक्सिंग चैम्बर डाल देते हैं यहां पर क्या डाल देते हैं, मिक्सिंग चैम्बर, समझ में आया, गॉट दी पॉइंट। तो माय डियर अब क्या है, जैसे ये कंप्रेस करके यहां पहुंच गया, तो ये है इस जो लिक्विड था, लिक्विड जो वेपर बना फिर कंप्रेस होके यहां पर पहुंच गया ना। तो ये है इसकी स्टेट, और ये किसकी स्टेट है, वो वाला सैचुरेटेड वेपर जो अलग हुआ पहले से। तो माय डियर जब आप मिक्स करेंगे इनको, तो मिक्स करने के बाद में कहीं बीच में कंडीशन पे पहुंचेंगे ना आप इधर, एंड मिक्सिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, इसीलिए मैंने कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाई है, समझ में आया। तो ये समझ आया बीच का पॉइंट कैसा है, जब ये जो 2 मासेज यहां पर मिलेंगे तो उनको मिक्स तो करना पड़ेगा ना, इनको मिक्स करना पड़ेगा, इसीलिए जो है ये और ये जब मिलेंगे तब यहां पर पहुंचेंगे आप, ठीक है। अब जो यहां पर कंबाइन मास है माय डियर, इसको आपको फिर कंप्रेस करना है थ्रू दी कंप्रेसर कॉल्ड C2, ठीक है। तो अभी कंप्रेशन कहां से शुरू होगा, यहां से नहीं माय डियर, इस पॉइंट से, जो मिक्सिंग पॉइंट है ना, आफ्टर मिक्सिंग जो अचीव हुआ है, अब यहां से अब आप कंप्रेशन कराइए। अब यहां पर कौन सा मास गया, कंबाइंड मास, लिक्विड प्लस वेपर, दोनों, लिक्विड पर प्लस वेपर का मतलब जो यहां से गया। अब ये पूरा मिक्सचर जा रहा है, फिर यहां पर जो है कंडेंसर हुआ, कंडेंसर से फिर यहां गए, थ्रॉटलिंग कराया, पहली स्टेज थ्रॉटलिंग कहां तक, अपने फ्लैश चैम्बर प्रेशर तक थ्रॉटलिंग कराई। फिर यहां पर अलग हुए,
लिक्विड अलग हुआ, वेपर अलग हुआ, लिक्विड घूम करके फिर थ्रॉटलिंग हुआ, फिर ये इवेपोरेटर में गया, फिर वो जो पहला C1 कंप्रेसर है उस तक कंप्रेस हुआ अप टिल व्हाट प्रेशर, फ्लैश चेंबर प्रेशर। और वही जो वेपर जो अलग हुआ था वो सैचुरेटेड वेपर है ना। तो एक तो ये है सैचुरेटेड वेपर जो पहले मिक्स होके अलग हुआ, और उसके बाद में ये जो है दूसरा मास जो कि लिक्विड था पहले, अब वेपर हो गया, फिर कंप्रेस हुआ। फाइनली यहाँ पर क्योंकि दो मासेज आ रहे हैं, दो मास आ रहे हैं अलग अलग जगह से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा मिक्सिंग चैम्बर, यहाँ पर डाल दूंगा मैं एक मिक्सिंग चैम्बर विच विल बी ऑपरेटिंग एट सेम प्रेशर एज दैट ऑफ फ्लैश चैम्बर। कांस्टेंट प्रेशर पे मिक्सिंग होगी, हमेशा ही कांस्टेंट प्रेशर पे मिक्सिंग होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, स्प्लैशिंग वुड टेक प्लेस। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप डिफरेंट प्रेशर पे फ्लूइड्स को मिक्स कराने की कोशिश करेंगे ना, होगा क्या, स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग होगा मतलब इट विल बी क्रिएटिंग लॉसेज, इट विल बी क्रिएटिंग एडीज, ठीक। अलग अलग प्रेशर पे आप अगर फ्लूइड्स को मिक्स कराने चले ना तो क्रिएट होंगे लॉसेज, ह्यूज इरिवर्सिबिलिटीज विल बी देयर, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हमेशा ही कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको मिक्स कराते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ना एट दिस फ्लैश चेंबर प्रेशर, तो मिक्स होके कंडीशन यहाँ पर पहुंच गए आप, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है फाइनली जो टोटल मास है, फिर इसको आपने क्या करा, C2 कंप्रेसर जो है, फिर उसको आपने कंप्रेस किया टिल व्हाट, कंडेंसर प्रेशर, ठीक है। तो ये साइकिल चल रही माय डियर। अब मैं इसको नंबर दे देता हूँ, काम करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एंड 9 क्या है, मिक्सचर वाली कंडीशन, ठीक है। नाउ अच्छा मैं क्या करता हूं, इसका एक डायग्राम बनाता हूं, ब्लॉक डायग्राम। इस सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनेगा कैसे माय डियर, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट ठीक है जस्ट आपको समझने के लिए, है ना। ये क्या है, कंडेंसर, ठीक है, राइट। कंडेंसर ऊपर होता है, राइट, ओके। यहां पर लगता है अपना कंप्रेसर C2, ये क्या है, C2 कंप्रेसर है ना, ठीक है। कंडेंसर के बाद इधर क्या आता है, थ्रॉटलिंग, है ना, ये आता है थ्रॉटलिंग, राइट। थ्रॉटलिंग के बाद माय डियर अब आप कहां पहुंच गए, यस, अब यहां पर माय डियर एक आता है फ्लैश चेंबर, ठीक है। यहां पर एक डिवाइस होता है फ्लैश चेंबर। माय डियर फ्लैश चेंबर के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है और वेपर का मिक्सचर होता है इसके अंदर, ठीक है, लिक्विड वेपर का मिक्सचर होता है, राइट। तो माय डियर अब क्या होगा, वेपर तो लाइट होता है तो वेपर तो ऊपर उठ जाएगा ना, तो यहां से निकलेगा वेपर, समझ में आया। और ये है लिक्विड, तो लिक्विड तो हैवी होता है तो नीचे से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं निकाल दे रहा हूं लिक्विड, तो ये क्या है, T1 थ्रॉटलर, और ये क्या है, T2। दिस इज व्हाट इज T1, दिस इज T2, समझ में आ रहा है बात। तो ये है स्टेज 2 थ्रॉटलिंग, और यहां पर क्या लगेगा, इवेपोरेटर, यहां पर क्या, इवेपोरेटर, बात समझ में आया, ठीक है माय डियर, ओके। अब क्या है, इवेपोरेटर के बाद कहां पहुंच गया, कंप्रेसर C1 है ना, इवेपोरेटर के बाद होता है C1 कंप्रेसर, ठीक है। तो ये C1 कंप्रेसर है, बट माय डियर ध्यान रहे यहां से क्या जा रहा है, सिर्फ लिक्विड आ रहा है, और वेपर जो है यहां पर अलग हो रहा है ना दोनों, तो वेपर तो ऊपर उड़ गया, लिक्विड नीचे से निकल गया, ठीक है। बाद में इवेपोरेटर में लिक्विड फिर वेपर बन गया, वो वेपर कंप्रेस हो रहा है C1 के थ्रू अप टिल व्हाट, दिस फ्लैश चैम्बर टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं जो कह रहा ना मिक्सिंग चैम्बर, यहां पर लगेगा मिक्सिंग चैम्बर, यहां पर एक मिक्सिंग चैम्बर लगेगा, ठीक है। अब मिक्सिंग चैम्बर का काम क्या है, यहां से जो मटेरियल वेपर निकला और यहां से जो लिक्विड बन के फिर वेपर बन के फिर कंप्रेस होके जो ये यहां से आ रहा है ना, इनको मिक्स करना, इसका मकसद ये है, इसको मिक्स करना, समझ में आ रही बात। अब यहां पर ये और ये दोनों मिक्स होंगे, अब समझ आ रहा है क्या हो रहा है। फिर जो माय डियर मिक्सचर निकला, फिर उसको मैं कंप्रेस कराऊंगा ऐसे। तो दिस इज द व्हाट रफ ब्लॉक डायग्राम, अब समझ आ रहा है बात। अब देखो नंबरिंग कर रहा हूं, ठीक है। देखो C1 में किस स्टेट पे जाएगा, C1 की एंट्री मतलब 1, तो ये 1 है, इवेपोरेटर ये 8 है, अच्छा ये 9 है कि नहीं, 9 इज द मिक्सिंग कंडीशन ना, मिक्स होने के बाद में कंडीशन है 9, ठीक है। 9 से कंप्रेस कर रहे हैं अपन 3 पे, है ना, सो दिस विल बी व्हाट 3 के बाद कंडेंसर से निकलेगा 4, ठीक है। 4 के बाद जब थ्रॉटल किया तो निकला 5, ठीक है। नाउ अब बहुत ध्यान से, यहां पर सेपरेशन हो रहा है लिक्विड का वेपर का, तो लिक्विड बना 6, तो यहां से निकलेगा लिक्विड, तो ये 6 हो गया, बात समझ में आ रही है, अरे ठीक है यहां तक। और यहां से
ऊपर उठ जाएगा सैचुरेटेड वेपर, विच इज कंडीशन 7। ये वाली 7 है, ये 2 है, ये 9 है, मिक्सिंग वाली कंडीशन 9 है। तो 7 क्या सैचुरेटेड वेपर, तो ये बोल सकता हूं ये 7 है। तो मिक्सिंग चैम्बर की जो एंट्री कंडीशन है वो है 7, ठीक है, राइट। और C1 कंप्रेस हो गए 1 से कहां पहुंच गए 2, तो यहां 2 होगा स्टेट, ठीक है। तो यहां से निकला 7 और इधर से निकला 2, 7 और 2 मिलके मिक्स होके फाइनल कंडीशन क्या बनाएंगे 9, 7 और 2 मिलके क्या बनाएंगे 9, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने नंबरिंग कर दी सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन फाइनली व्हाट 9, ये देख लो अब। सो दिस इज द करेक्ट TS डायग्राम फॉर द फ्लैश चैम्बर। अरे यहां तक बात समझ आई माय डियर? अच्छा, पता है इससे एक फायदा और हुआ है अपने को। एक तो देखो इवेपोरेटर का साइज तो कम हो ही गया। इवेपोरेटर का साइज कम क्यों हुआ? क्योंकि बात यह है कि इवेपोरेटर के थ्रू अब कम मास फ्लो रेट जा रहा है, क्योंकि इस इवेपोरेटर के थ्रू जो यहाँ लिक्विड सेपरेट हुआ वो जा रहा है। समझ में आया बात? ठीक है, वेपर तो हमने अलग करके मिक्सिंग चैम्बर में डाल दिया, ऊपर से नीचे से हमने लिक्विड निकाल दिया, बाईपास कर दिया लिक्विड, ठीक है। तो अब इवेपोरेटर का इफेक्टिव साइज क्या हो गया? कम। एक तो ये फायदा है ही, ठीक है। दूसरा फायदा आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है? दूसरा फायदा सोच पा रहे हैं? नहीं, चलिए बता देता हूं। देखो माय डियर, यहां पर ऑल्दो आप देख पा रहे 2 कंप्रेसर लगाने पड़ रहे हैं। यहां पर माय डियर इफेक्टिव नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स बढ़ गए हैं। ये तो खैर अपने लिए थोड़ा नुकसान है। 2 कंप्रेसर आ गया, देखो 2 थ्रॉटलिंग डिवाइस आ गई। एक फ्लैश चैम्बर डालने के बजाय, मतलब एक फ्लैश चैम्बर डालने के चक्कर में 2 थ्रॉटलिंग डिवाइस डालनी पड़ी, एक मिक्सिंग चैम्बर डालना पड़ा, 2 कंप्रेसर डालना पड़ा। तो इक्विपमेंट्स अपने ऐड हो गए, होने लगे, तो मतलब स्पेस तो घेरेंगे नो डाउट। इवेपोरेटर का साइज छोटा करने के चक्कर में इतना सब कुछ करना पड़ा, वो तो बात सही है माय डियर। पर एक चीज और नोटिस करना, देखो अगर मान लो फ्लैश चैम्बर नहीं लगाते, भूल जाओ थोड़ी देर फ्लैश चैम्बर लगाए, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी इंक्रीज हो गया है। मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो चुका है ना माय डियर। अगर आप मान लो फ्लैश चैम्बर नहीं लगाते तो 4 से आप डायरेक्ट यहां पहुंचते, इस कंडीशन से आप डायरेक्ट यहां पहुंचते ना, तो इतना ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता। अब कितना है? इतना है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कहीं ना कहीं बढ़ गया ना, ये भी एक फायदा है। दूसरा माय डियर, मैं आपको बता दूं, इफेक्टिव कंप्रेसर का वर्क भी कम हो चुका है। तो आपको लग रहा है सर ये क्या कह रहे हो आप, आपने तो 2 कंप्रेसर डाल दिए इधर, फिर इफेक्टिव कंप्रेसर वर्क कम क्यों हो रहा है? क्योंकि माय डियर मैं आपको बताऊं, अगर मान लो वापस से वही, अगर सिंपल VCRS होता तो 1 से आप सीधा कहां पहुंचते? यहां पहुंचते कि नहीं? देखो मैं भी दिखा रहा हूं, 2 के बजाय यहां पहुंच जाते ना आप, राइट, इतना पहुंच जाते, इतना, ठीक है, इतना पहुंचते। बट अब क्या हो रहा है? जैसे आपने स्टेज वाइज कंप्रेशन वर्क कराया, तो पहले तो आपने 1 से 2 कराया, फिर आपने क्या किया माय डियर, यहां पर क्या हुई? मिक्सिंग क्रिएट हुई ना। मिक्सिंग की वजह से आप ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इनलेट टेम्परेचर है कंप्रेसर 2 के लिए, वो कम हुआ कि नहीं हुआ? अरे कम हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे हैं? इनलेट टेम्परेचर जो है कंप्रेसर का, दूसरे कंप्रेसर जो है उसके लिए कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? होता 2, बट हो क्या रहा है 9। तो अब फिर वर्क कौन सा हो रहा है? 9 से 3। तो जो इफेक्टिव वर्क है ना माय डियर, दोनों का मिला के जो वर्क है ना, वो कम आएगा। अगर आप सेम एक कंप्रेसर लगाओ, उसको सीधा कंप्रेस कर दो यहां से यहां, तो इफेक्टिव वर्क जो है ना, इनपुट, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। इससे इफेक्टिव वर्क इनपुट कम हो जाता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स? तो जो इफेक्टिव वर्क इनपुट है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है बात। बट माय डियर सीओपी आप क्या सोचते हैं? सीओपी का कुछ फर्क पड़ेगा? यस, क्या सीओपी पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सोचने वाली बात है माय डियर। आप ध्यान से सुन लो, मैंने ये नहीं कहा कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी, मैंने ये कहा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा। इफेक्ट, कैपेसिटी होता है मास फ्लो रेट इनटू, मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बढ़ गया, बट माय डियर मास फ्लो रेट भी तो कम हुआ ना। मास फ्लो रेट कम करा क्योंकि हमें इवेपोरेटर का साइज कम करना था, ठीक है ना। तो एज सच रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पे ओवरऑल कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा, ठीक है। और रही बात वर्क की, तो माय डियर वर्क जो है इनपुट टू द कंप्रेसर, ठीक है, वो
स्लाइटली कम हुआ, मतलब ज्यादा फर्क नहीं आया, ठीक है, स्लाइटली कम हुआ, ऐसा नहीं और बहुत कम हो गया, स्लाइटली थोड़ा रिड्यूस हुआ, ठीक है। बट माय डियर्स का मतलब ये नहीं कि सीओपी में खासा चेंज आ गया, सीओपी में सच ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सीओपी में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही सब लिखा हुआ है, देखो ध्यान से अब सुनो। सो देर इज नो इम्पैक्ट ऑन द सीओपी विद द यूज ऑफ फ्लैश चेम्बर, ढंग से समझ लो आप बात। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द इवेपोरेटर। और माय डियर कंप्रेसर के वर्क में बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है, फिर सुन लो, कंप्रेसर के वर्क में कोई बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है, सुन लो, ठीक है, समझ लेना इस बात को, ठीक है। और वैसे मैं आपको बताऊं, ओवरऑल कंप्रेसर का वर्क वैसे इंक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है माय डियर कि आप फ्लैश चेंबर का प्रेशर क्या रख रहे हैं। फ्लैश चेंबर का जो ये इंटरमीडिएट प्रेशर है ना, ये आप क्या रख रहे हैं इस बात पे भी डिपेंड कर जाता है। तो स्लाइट डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, इसीलिए सीओपी पे खासा कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम कहें, सच कहें तो वर्क पे हम उतना अच्छा कमेंट नहीं कर सकते अभी भी, ठीक है, वर्क पे जो है, वर्क इनपुट पे इतना अच्छा कमेंट नहीं कर सकते, और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए सीओ पे भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लैश चेंबर का मकसद क्या था, साइज ऑफ द इवेपोरेटर को कम करना, ठीक है, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।